नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में रेखा सरकार एक्शन मोड में है। सत्ता संभालने के साथ ही रेखा सरकार ने दो बड़े फैसले लेकर दिल्ली वासियों को चौंका दिया है। रेखा गुप्ता सरकार ने अगले 100 दिनों का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। 27 साल के बाद मिली सत्ता को रेखा सरकार एक दिन भी गंवाना नहीं चाहती है। वो देश की राजधानी दिल्ली की जनता से किए तमाम वादों को जल्दी से जमीन पर उतारना चाहती है। इसमें से कुछ तो एक्शन में भी शुरू हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में एक्शन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली की जनता को गारंटी दी थी, उस गारंटी को पूरा करने का वक्त दिल्ली में आ गया है। आखिर दिल्ली सरकार का क्या है 100 दिनों का एक्शन प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में एक सबसे बड़ी गारंटी थी यमुना की सफाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे जीत के साथ शुरू कर दिया है। रेखा सरकार सत्ता संभालते ही अपने काम की शुरुआत पहले यमुना घाट पर आरती से करके यह बता दिया कि उनके एजेंडे में यमुना की सफाई सबसे ज्यादा टॉप पर है। हालांकि पहले कैबिनेट में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा रेखा सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वैसे बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए भारी भरकम दिल्ली की जनता से वादे किए थे, जिसे पूरा करना दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वो वादे सरकार ने क्या क्या किए थे और दिल्ली में वादे को पूरा करने का रेखा गणित क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। बीजेपी एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। अगर आप दिल्ली के स्पेशल 7 पर नजर डालेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा साफ हो जाएगा कि दिल्ली में टीम रेखा को चुनने में पीएम मोदी ने हर वो दांव चला है जिससे आने वाले वक्त में जो चुनाव में इसका असर पड़ा देखा जाए। रेखा राज के 6 मंत्रियों के चुनाव में दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहारी, पंजाबी सियासत का जबरदस्त तरीके से तड़का लगाया है, जिससे बिहार और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। कैसे दिल्ली, बिहार और पंजाब का सियासी काम निकालने की प्लानिंग मोदी जी ने बनाई है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन मोड में है। मैडम सीएम धुआंधार फैसले ले रही है। दिल्ली वासियों से किए गए वादों को पूरा करने में रेखा आर्मी जुट गई है। रेखा सरकार ने अगले 100 दिनों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कैबिनेट के पहले ही दिन दो बड़े फैसले लेकर दिल्ली वासियों को चौंका दिया है। पहला फैसला था दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगा, और दूसरा फैसला विधानसभा सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश होगी। तो दो बड़े डिसीजन, दो बड़े फैसले सीएम की कुर्सी संभालते ही रेखा गुप्ता ने ले लिए हैं। और आने वाले 100 दिनों का एक्शन प्लान क्या है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। दिल्ली की सत्ता बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि 27 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बार दिल्ली की जनता को पीएम मोदी ने गारंटी दी है, और उस गारंटी को टीम रेखा के साथ चेहरे पूरा करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं।
पीएम मोदी ने इन सातों चेहरों पर बहुत सोच समझकर दांव खेला है, तभी सातों चेहरों की तलाश में 11 दिन लग गए इनको चुनने के लिए। अब टीम रेखा के आगे का प्लान क्या है, अगले 100 दिनों का टारगेट क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान आपको सुनवाता हूं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का सीधा कनेक्शन रेखा सरकार के कामकाज से जुड़ा है। पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैं 3 वादे कर पाऊं और बहुत सारे वादे किए थे, बाकी सारे पूरे कर दिए। 3 वादे में पूरे नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, ऐसा पानी दूंगा कि आप आरओ की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े, सीधे टूटी से आप ग्लास लगा के पानी पी सको। वो अभी रह गया। और तीसरी चीज मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, केजरीवाल जो नहीं कर पाए वही जिम्मेदारी जनता की भारतीय जनता पार्टी को दे दी। यानी जिम्मेदारी जनता ने 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। दिल्ली में यमुना किनारे झेलते आई बीजेपी को मजबूत जनादेश का भी घी डालकर अब इन तीन चैलेंजों को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पूरा करने में जुट गई है। यमुना का सफाई अभियान तो दिल्ली जीतने से ही भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है और रेखा सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत भी यमुना आरती के साथ की थी। लेकिन अब दिल्ली की जनता बीजेपी से उम्मीद कर रही है कि आरती सिर्फ पहले दिन ही नहीं होगी, बल्कि यमुना इतनी साफ होगी कि हर रोज ऐसे ही आरती यमुना मैया की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संकल्प दोहराया। यमुना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को क्या गारंटी दी थी, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जो दिल्ली चुनाव में उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की जनता को जो गारंटी दी। दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में यमुना को साफ करने की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से की है। तो रेखा सरकार को यह अंदाजा हो गया कि पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरा भी करते हैं और पीएम मोदी की गारंटी पर आरती के साथ जो शुरुआत रेखा सरकार ने की थी उसे पूरा होने तक ले जाना होगा। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवेश वर्मा को दी गई है। सिर्फ यमुना को लेकर ही नहीं, बल्कि दिल्ली की रेखा सरकार ने 100 दिन का मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसमें 16 संकल्प लिए गए हैं और इन संकल्प के केजरीवाल के वो 3 वादे भी शामिल हैं जिसे वो अपनी सरकार में पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे में रेखा सरकार का प्लान सबसे पहले यमुना की सफाई, उसके बाद दिल्ली में पीने का पानी और तीसरा दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का दम। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे, जान लगा। दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है, हमारी प्राथमिकता है। हमारी नेता मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के दनादन फैसलों से साफ है कि रेखा सरकार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से तपस्या कर रही थी। वैसे रेखा सरकार के लिए दिल्ली में चुनौतियों का अंबार है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां फ्री के वो वादे हैं जिससे उसने दिल्ली की जनता से किए थे, और यही वजह है कि सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने वाला वादा याद दिलाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी को किए गए उनके 2500 रुपए के वादे को याद दिला रही है, सुन लीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी, और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में रेखा सरकार के सामने दो बड़ी सबसे चुनौतियां होंगी। एक तरीके से अपनी मैनिफेस्टो पर किए गए वादों को पूरा करने की दिल्ली में चुनौती होगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार से उससे विरासत में मिले जिन्हें बंद नहीं करने की बीजेपी ने वादा किया था, यानी फ्री की बिजली, फ्री का पानी के वादा, और लगातार दिल्ली की जनता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता से वादा किया उसे पूरा करना दिल्ली में रेखा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि गर्मी भी आ रही है। अब सवाल यह है कि वो वादे कौन कौन से हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो वादे आपको दिखाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। दिल्ली में जो वादे किए थे, सबसे बड़ा वादों में से एक भारतीय जनता पार्टी के वादों में महिला समृद्धि योजना, जिसके जरिए दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया था, जिसे पूरा करना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीजेपी के प्रमुख वादों में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी, जिसके जरिए दिल्ली की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही हर होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है, और दिल्ली सरकार के बनने के बाद ही कुछ दिन के बाद होली भी होती है। ऐसे में इसे लागू करना
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दिल्ली की गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की सहायता राशि और 6 न्यूट्रिशनल किट देने का वादा, इसके अलावा अटल कैंटीन योजना के जरिए झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में 5 रुपए में भोजन देने का वादा। दिल्ली में केजी से पीजी तक की सरकारी संस्थाओं में फ्री शिक्षा का वादा भी किया है। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए 1500 रुपए देने की वित्तीय मदद का भी वादा किया गया है। इन सब के अलावा दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर फ्री पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, तमाम कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। ये बीजेपी सरकार ने भी जारी की। इन सभी योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किया है और सबसे बड़ी चुनौतियां यही दिल्ली सरकार के सामने होंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वादों की इस खाई को भरने के लिए भारी भरकम फंड की यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसका इंतजाम भी आसान नहीं है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की आर्थिक सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। अब जरा इन तमाम वादों के खर्च पर होने वाले पैसों का रेखा गणित समझ लीजिए, क्यों ये इतना रेखा सरकार के लिए आसान नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए कितना बोझ पड़ेगा। दिल्ली में हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को पूरा करने में सालाना 11,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा दिल्ली सरकार पर। इसका इंतजाम दिल्ली सरकार को करना। दिल्ली में पहले से ही चलते आ रहे वादों को पूरा करने के लिए मुफ्त बिजली पर 3,600 करोड़ रुपए का खर्च आता रहेगा। इसी तरीके से दिल्ली में मुफ्त पानी देने में 500 करोड़ रुपए का खर्च होता है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने में 200 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है और साल 2024-25 में सब्सिडी का कुल खर्च 11,000 करोड़ रुपए है और यह अब भी जारी रहेगा। यानी देश की राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत इन योजनाओं को लागू करने में होगी। लेकिन सवाल यह है कि 78,800 करोड़ के बजट वाली दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने वाले वादे कैसे पूरे होंगे? और यह सबसे बड़ा सवाल देश की राजधानी दिल्ली की नई नवेली सरकार पर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में रेखा सरकार को भरोसा डबल इंजन वाली सरकार पर है। यानी इन योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि दूसरे इंजन के तौर पर मोदी सरकार है केंद्र में, इसमें मददगार साबित हो सकती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद रुकती नहीं है, बल्कि दूसरे चुनाव जीतने की तैयारी में पूरी टीम लग जाती है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव अपने नेता कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनका हौसला अफजाई करते हैं। अब दिल्ली चुनाव के बाद भी यही देखा जा रहा है। दिल्ली में 27 साल के बाद चुनाव जीता है बीजेपी ने।
बीजेपी ने सरकार बनाई है और सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए हैं। लेकिन पीएम मोदी इसी जीत के साथ बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसका इशारा दिल्ली सरकार की टीम 7 से पता चलता है आसानी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 7 चेहरों पर बड़ी सोच समझकर दांव चला है। एक एक मंत्री पर पीएम मोदी ने बहुत आगे का दांव लगाया है। एक एक मंत्री को चुनते वक्त बीजेपी ने तमाम कॉम्बिनेशन, जाति समीकरण, सभी चीजों का बहुत बारीकी से ख्याल रखा है और पीएम मोदी ने इन 7 चेहरों के जरिए बिहार में होने वाले चुनाव को सीधा निशाना साधा है। इसके अलावा पंजाब को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। वो कैसे, इन 7 चेहरों के एक एक डिटेल्स को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार और पंजाब को कैसे साधने की कोशिश की गई है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समझिए। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे की वजह क्या है, इसके जरिए पीएम मोदी किस वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। पहला संदेश, महिला वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भारत में 50% महिला वोटर हैं और बीजेपी शासित राज्यों में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरा बड़ा संदेश, वैश्य वोटरों को साधना। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और उन वोटर्स को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। मौजूदा वक्त में बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी बनिया समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलेगी। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, वहां भी 3% के करीब बनिया वोटर हैं। और तीसरा बड़ा संदेश, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यह सीधा संदेश गया कि बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को इनाम दिया जाता है और इसका सीधा मकसद संगठन की ताकत पर जोर देना होता है। ये वो तमाम फैक्टर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे थे। अब प्रवेश वर्मा को कैबिनेट में शामिल करने की पीछे की रणनीति क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाना चाहता हूं। बीजेपी का प्रवेश वर्मा जाट चेहरा है और जाट वोटरों को बीजेपी से नाराज चल रहे थे, ऐसा कहा जाता है। कहीं ना कहीं जाटों को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जाट वोटर भी हैं, उनको भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, ऐसे में उनका कद निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। इसके अलावा तीसरा नाम आशीष सूद का है, जो संगठन के बेहद करीबी माने जाते हैं। पंजाबी बनिया कम्युनिटी से आते हैं। पंजाबी हिंदुओं पर उनका एक अलग असर माना जाता है। दिल्ली बीजेपी के पुराने नेता हैं और जिस सीट से आशीष जीतकर आए हैं उस सीट पर बीजेपी की पकड़ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। वहां एक बार फिर से बीजेपी उस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। तीसरा चेहरा पंजाबी है। पंजाबी वोटरों पर असर डालने के लिए एक नेता आपके सामने है, मनजिंदर सिंह सिरसा। ये पंजाब चुनाव में काम आएंगे। सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अच्छी पैठ है, अकाली रूट को समझते हैं, गुरुद्वारा पॉलिटिक्स का लंबा तजुर्बा है और जो चुनाव होने वाले हैं उसे मद्देनजर उनका पहला लिटमस टेस्ट भी होने वाला है। यह भी एक बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा अब बात रविंद्र सिंह की है। रविंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाने के पीछे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। दलित वोट बैंक बेहद खास है। भारत में 16% दलित वोट बैंक है। बीजेपी के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं और बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सुरक्षित सीट से भी जीते हैं, इनको भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद कपिल मिश्रा की करते हैं। कपिल मिश्रा पूर्वांचली ब्राह्मण चेहरा है, कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं।
केजरीवाल के कट्टर विरोधी रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके पुराने साथी हैं। सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी जब कोई मुद्दा उठाएंगे तो कपिल मिश्रा अपने तल्ख अंदाज में नजर आएंगे, क्योंकि उनकी पहचान ऐसी है। इसके अलावा एक और चेहरा है पूर्वांचली, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। सॉफ्ट पूर्वांचली चेहरा है, बक्सर के राजपूत हैं। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां काम आएंगे। दिल्ली में भी बीजेपी की जीत में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिहार में राजपूत जाति काफी ज्यादा अहम मायने रखती है और बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45% है, यानी दिल्ली से सीधा बिहार को साधा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी के नाम चुनने में कास्ट फैक्टर को साधा गया है। अहमियत उन लोगों को दी जा रही है जो साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं और युवा मंत्रिमंडल है। यानी इस मंत्रिमंडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने यह सियासी संदेश देने की कोशिश की है कि एक राज्य को फतह करने के बाद दूसरे राज्य को फतह करने में जुट गई है। और यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जीत की बधाई दी और पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1.5 साल में भी सभी चुनाव को, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, सभी राज्यों में मजबूती से बीजेपी लड़ेगी। एक चुनाव को खत्म होते ही दूसरे चुनाव को जीतने में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। यही उनकी एक सबसे बड़ी यूएसपी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हिंदुस्तान में एक के बाद एक 2014 के बाद चुनाव जीतते आ रहे हैं और इनकी एक रणनीति वो हर जगह कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।